छात्रों, आज के अपने इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वह भी एक कोशिकांग है, अर्थात कोशिका में पाए जाने वाले अंग हैं। अंगों में से कुछ अंग है जिन्हें हम सूक्ष्मिकाएं कहते हैं, या इंग्लिश में इसी को कहा जाता है माइक्रो बॉडीज। ये क्या होते हैं कि कोशिका द्रव्य छोटी छोटी थैली आशय के रूप में पाए जाते हैं, जो पौधे तथा जंतु दोनों प्रकार की कोशिका में पाए जाते हैं। और सामान्य तौर पे अगर हम माइक्रोब से सूक्ष्मिकाओं की बात करें तो इनका विकास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कह सकते हैं कि आशयों में टूटने के कारण होता है। आशयों में टूटने से तात्पर्य समझेंगे कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है इस प्रकार होती है संरचना, उसी प्रकार गोल्गी बॉडी इस प्रकार की संरचना होती है, ठीक है। और कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इस प्रकार की संरचना, ये मेम्ब्रेन है। तो इनका क्या है, एक साथ जब टूटते हैं तो इस प्रकार छोटे छोटे आशय बन जाते हैं, ये छोटे छोटे आशय। उसी प्रकार ये टूटेंगे तो ये छोटे आशय बनेंगे, इस प्रकार इसके भाग भी टूटते हैं तो ये छोटे छोटे आशय बनते हैं। तो ये छोटे छोटे आशय बन जाते हैं तो ये टुकड़ा, इतना टुकड़ा, उसी प्रकार इतना टुकड़ा, उसी प्रकार ये टुकड़ा। ये छोटे छोटे टुकड़े क्या होते हैं कि कोशिका के कोशिका द्रव्य में, ये कोशिका के कोशिका द्रव्य में ये छोटे छोटे टुकड़े जो टूटते हैं ये आशय या बैग्स के रूप में पाए जाते हैं, जिन्हें हम सूक्ष्मिकाएं या माइक्रोबॉडीज कहते हैं, ठीक है। तो आप बताएंगे माइक्रोबॉडीज या सूक्ष्मिकाएं किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे इसमें कि इकहरी झिल्ली, ये क्या होते हैं, सामान्यतः एक झिल्ली वाले होते हैं और कह सकते हैं इकहरी झिल्ली की बनी होती है, आशय और छोटे छोटे बैग्स के रूप में या थैलियों के रूप में पाई जाती है पौधे और जंतु दोनों की कोशिकाओं में। इनका निर्माण किससे होता है, आप कह सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात अंतःप्रादव्य जालिका, उसके साथ ही गोल्गी काय और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या कह सकते हैं कि कोशिका झिल्ली जो होती है उसके आशयों के रूप में अलग होने से बनते हैं, ठीक है। और कोशिका द्रव्य में बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। इसके साथ ही सूक्ष्मकाओं की बात करें तो सूक्ष्मकाओं के रूप में सामान्यतः स्फीरोसोम, पैराक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम और लोमोसोम, जिसे हम मीसोसोम भी कहते हैं, पाए जाते हैं। ध्यान दें, अगर हम माइक्रोबॉडीज की बात करें, सूक्ष्मकाओं की बात करें तो सूक्ष्मकाओं के रूप में क्या पाए जाते हैं, स्फीरोसोम, पैराक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम और मीसोसोम। इसके साथ ही एक और आता है जिसे हम लाइसोसोम भी कहते हैं। तो लाइसोसोम भी एक प्रकार की क्या है, माइक्रोबॉडीज या सूक्ष्मिकाएं हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद इनके बारे में जानेंगे कि ये स्फीरोसोम का क्या कार्य है, पैराक्सीसोम का क्या कार्य है, ग्लाइऑक्सीसोम का क्या कार्य है, लोमोसोम या मीसोसोम का कार्य क्या है। क्योंकि यदि ये कोशिका द्रव्य में पाए जा रहे हैं, कोशिका द्रव्य में यदि पाए जा रहा है तो इनका कुछ ना कुछ तो कार्य होगा। तो इनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे, ठीक है। तो आइए जानते हैं पहले हम स्फीरोसोम के बारे में। स्फीरोसोम क्या है इसके बारे में देखते हैं। अगर स्फीरोसोम की बात करें हम, स्फीरोसोम ये पहला है, पहली सूक्ष्मिकाय है स्फीरोसोम। इसके पहले हम लाइसोसोम पढ़ चुके हैं, जिसे हमने कहा था कह सकते हैं कोशिका की आत्महत्या की थैली। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं स्फीरोसोम की बात करें तो ये क्या होते हैं, सूक्ष्म गोलाकार इकहरी झिल्ली युक्त। क्या होते हैं, सूक्ष्म गोलाकार इकहरी झिल्ली युक्त, मतलब इसमें केवल एक ही परत पाई जा रही है, दोहरी परत नहीं पाई, इकहरी झिल्ली युक्त होते हैं और क्या कहते हैं, बनी संरचना है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली वह संरचना जो सूक्ष्म होती है, गोलाकार होती है और इकहरी झिल्ली युक्त होती है और साथ में कोशिका द्रव्य में बिखरी हुई अवस्था में पाई जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्फीरोसोम कहते हैं। और ये क्या होती है, इनका जो निर्माण होता है, अगर हम बात करें तो ये तो सूक्ष्म तो होते हैं, इनका निर्माण किससे होता है, कह सकते हैं कि सामान्य तौर पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मुकुलन से। मुकुलन जानते हैं, हमने बताया था पहले भी कि मुकुलन वह क्रिया होती है जिसमें क्या होता है कि कोशिका या कोशिकांग या किसी भी जीव के शरीर में जो उभार बनता है उसे हम मुकुल कहते हैं, और उस मुकुल का संपूर्ण जीव या उभार या क्या है भित्तीय परत तो जाना क्या कहलाता है, मुकुलन कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए जो स्फीरोसोम है
एक प्रकार की सूक्ष्मकाय हैं जो सूक्ष्म गोलाकार इकहरी झिल्ली युक्त होती है, जिसका विकास किससे होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मुकुलन के फलस्वरूप होता है। किससे होता है? मुकुलन से बनती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? मुकुलन की क्रिया होती है। मान लीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें क्या होता है? मुकुलन की उभार बनना प्रारंभ हो जाते हैं, उभार से जो बनता है उसे क्या कहते हैं? स्फीरोसोम कहते हैं। तो मुकुलन से बनता है। जितने भी सूक्ष्मकाय हैं इन सब का कहीं ना कहीं से मुकुलन की क्रिया के द्वारा ही निर्माण होता है। आगे धीरे धीरे जानेंगे। तो स्फीरोसोम की बात करें तो सूक्ष्म गोलाकार इकहरी झिल्ली युक्त होता है। इसका विकास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मुकुलन से होता है, मुकुलन से बनता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट आप इसे बता सकते हैं कि ये क्या होते हैं? केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। हमने कहा ना कि सूक्ष्मकाय होती है पादप तथा जंतु दोनों कोशिका में पाई जाती है। तो पादप और जंतु कोशिकाओं में से जो स्फीरोसोम होता है ये केवल किसे पाया जाता है? पादप कोशिका में पाया जाता है। ये पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद चौथा पॉइंट बता सकते हैं कि ये विशिष्ट लक्षण क्या होते हैं? ये विशिष्ट लक्षण के कारण, ये विशिष्ट लक्षण मतलब इसमें कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं। तो ये क्या होते हैं? विशिष्ट लक्षण के कारण लाइसोसोम से भिन्न होते हैं या विभिन्नता रखते हैं। लाइसोसोम के समान नहीं होते, लाइसोसोम से कुछ भिन्न होते हैं। है वही संरचना, लेकिन इसमें क्या कुछ विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं, उसके कारण लाइसोसोम से भिन्न हो जाते हैं। नहीं तो ये लाइसोसोम के समान ही होते हैं। इसका चौथा पॉइंट आप बता सकते हैं कि इसका जो लगभग 98% भाग होता है, स्फीरोसोम की बात करें तो इसका 98% भाग वसा मतलब फैट का होता है तथा शेष भाग प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन होता है। मतलब स्फीरोसोम की जो रचना होती है उस रचना में क्या होता है कि 98% भाग जो होगा वो वसा भाग पाया जाएगा और केवल 2% भाग या शेष भाग प्रोटीन होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके लिए, तो इसका जो मुख्य कार्य होता है, इसका मुख्य कार्य, अगर कार्य की बात करें तो ये वसा का संश्लेषण एवं कह सकते हैं स्थानांतरण। ठीक है। अगर सूक्ष्मकाओं के अंतर्गत हम स्फीरोसोम की बात करें तो स्फीरोसोम का जो कार्य, स्फीरोसोम क्या होता है? सूक्ष्म गोलाकार इकहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है जिसका विकास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मुकुलन से होता है। ये केवल पौधों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं और ये विशिष्ट लक्षणों के कारण लाइसोसोम से भिन्न होते हैं या उससे भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। इसका जो अधिकांश भाग है कि 98% भाग वसा का बना होता है, शेष भाग प्रोटीन से का होता है। इसका जो मुख्य कार्य होता है वो वसा का संश्लेषण और स्थानांतरण इसका मुख्य कार्य होता है। यदि हमको इसको कोशिका में देखना है कि कोशिका में ये कैसा दिखता है, अगर कोशिका का अध्ययन करते हैं तो हम कैसे पहचानेंगे कि स्फीरोसोम है, तो हम कह सकते, जब हम इसका अध्ययन किसके माध्यम से करेंगे? प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। इसका अध्ययन करने के लिए हमको किसका उपयोग करना पड़ेगा? प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना पड़ेगा। और साथ ही में जिस कोशिका में हमको देखना है उसको हमको सूडान एक प्रकार का रंजक है, अभिरंजन है, तो सूडान रंजक या कह सकते हैं, और एक तो अभिरंजक ये क्या हो, सूडान रंजक से रंगेंगे और माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमको स्फीरोसोम दिख जाएगा। और यदि हम इसके स्थान पे हम दूसरा उपयोग कर सकते हैं, ऑस्मियस टेट्राक्साइड का उपयोग भी हम क्या करते हैं? कोशिका को अभिरंजित करने के लिए करते हैं ताकि हमको स्फीरोसोम स्पष्ट रूप से दिखाई दे। ठीक है। तो अगर हमको स्फीरोसोम देखना है तो हम किससे?
एक प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कोशिका को सूडान रंजक या ऑस्मियस टेट्राक्साइड के द्वारा अभिरंजित करके हम स्फीरोसोम को देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे दूसरा जो माइक्रो बॉडीज है, जिस सूक्ष्मकाय कहते हैं, वह है पराक्सीसोम। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम पराक्सीसोम का स्टार्ट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं दूसरा पराक्सीसोम। दूसरा है पराक्सीसोम। ये माइक्रोबॉडीज के अंतर्गत दूसरा माइक्रोबॉडीज है। एक तो पहला लाइसोसोम, दूसरा स्फीरोसोम, तीसरा मान सकते हैं हम इसको पराक्सीसोम। जो कि लाइसोसोम हम पहले पढ़ चुके, इसलिए हमने उसको यहाँ पे छोड़ा था। पिछले वीडियो में आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर हम पराक्सीसोम की बात करते हैं तो पराक्सीसोम क्या है, इसको बताने वाले जो वैज्ञानिक थे, सबसे पहले पराक्सीसोम को बताया था टालवर्ट नामक वैज्ञानिक ने। इसे सर्वप्रथम टालवर्ट एवं उनके सहयोगी ठीक है, टालवर्ट एवं उनके सहयोगियों ने, ये टालवर्ट जो वैज्ञानिक थे और उनके साथीगण थे, इसलिए कहा टालवर्ट एवं उनके सहयोगियों ने क्या बतलाया था, सबसे पहले पराक्सीसोम के बारे में बतलाया था सन 1968 में। किस सन में बतलाया था? सन 1968 में बतलाया था। और इन्होंने क्या किया था कि हरित लवक अर्थात क्लोरोप्लास्ट से कह सकते हैं कि घनत्व प्रवणता के द्वारा इसको घनत्व प्रवणता के अपकेंद्रण से प्राप्त किया था। पराक्सीसोम को सर्वप्रथम टालवर्ट एवं उनके सहयोगियों ने क्या सन 1968 में हरित लवक जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट से प्राप्त किया था। किसके द्वारा? घनत्व प्रवणता के अपकेंद्रण द्वारा। घनत्व प्रवणता के अपकेंद्रण द्वारा प्राप्त किया था। ठीक है, घनत्व प्रवणता के अपकेंद्रण द्वारा प्राप्त किया था। किसके द्वारा किया था? किसने किया था? हरित लवक किया था। किसने किया था? टालवर्ट एवं उनके सहयोगियों ने सन 1968 में। ठीक है, तो टालवर्ट एवं उनके सहयोगियों ने सन 1968 में पराक्सीसोम को कोशिका में देखा था और हरित लवक से घनत्व प्रवणता के अपकेंद्रण की क्रिया द्वारा पृथक किया था। इसके बाद इसके बारे में बताया था कि जो पराक्सीसोम होता है, इसका जो व्यास होता है, सामान्य तौर पे क्या होते हैं, कण के रूप में होते हैं, एक कण के समान संरचना है। तो इसका जो व्यास होता है, आप बता सकते हैं, इसका व्यास 0. कह सकते हैं लगभग 0.5 से 1 म्यू माइक्रोन होता है। ये भी पूछा जाता है अधिकांशतः। ठीक है, तो जो पराक्सीसोम होता है उसका व्यास क्या होता है? लगभग 0.5 से 1 म्यू माइक्रोन होता है। इसके बाद ये कण के समान संरचना जरूर है, इसका व्यास बता रहे हैं, लेकिन ये क्या है, इकहरी झिल्ली युक्त है। मतलब इसकी जो संरचना होती है कण के समान है, लेकिन एक झिल्ली है केवल। ठीक है, तो आप कह सकते हैं इसके बारे में बता सकते हैं कि यह इकहरी इकाई झिल्ली की बनी लगभग गोलाकार संरचना। इकाई झिल्ली की बनी लगभग गोलाकार संरचना है। ठीक है, हमने ऐसा बताया था, गोलाकार संरचना है। इसके बाद जिसमें क्या होता है कि इसमें गोलाकार संरचना तो है, जिसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन उपापचय से संबंधित या हाइड्रोजन परऑक्साइड कह सकते हैं, आप इसे बता सकते हैं, जिसमें H2O2, इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, H2O2 क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड की उपापचय से संबंधित, हाइड्रोजन परऑक्साइड की उपापचय मेटाबॉलिक। ठीक है,
उपापचय से संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, समझेंगे? जो पराक्सीसोम होता है उसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड के उपापचय से संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे कौन कौन से एंजाइम हो सकते हैं? जैसे आप सिंपल से कह सकते हैं कि एक एंजाइम होता है कैटालेज एंजाइम, परऑक्सीडेज एंजाइम, कैटालेज, परऑक्सीडेज, परऑक्सीडेज हो गया। उसके बाद ऑक्सीडेज, ऑक्सीडेज, यूरेज, यूरेज के बाद आप बता सकते हैं डी एमिनो एसिड ऑक्सीडेज, डी एमिनो एसिड ऑक्सीडेज आदि। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं जो सामान्य तौर पे क्या करते हैं? H2O2 अर्थात हाइड्रोजन परऑक्साइड उपापचय से संबंधित होते हैं। जैसे कैटालेज, परऑक्सीडेज, परऑक्सीडेज के बाद ऑक्सीडेज, यूरेज, डी एमिनो एसिड ऑक्सीडेज जैसे एंजाइम किसे पाए जाते हैं? परऑक्सीसोम में पाए जाते हैं। इसका जो विकास होता है, इसका विकास भी किसके माध्यम से होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। इसका विकास भी, इसका विकास मतलब इसका कह सकते हैं इसका विकास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मुकुलन द्वारा होता है। मुकुलन द्वारा होता है मतलब कह सकते हैं द्वारा होता है। जैसे स्फीरोसोम का विकास होता था सेम उसी प्रकार इसका विकास भी होता है। मतलब ये भी क्या करते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टुकड़े टूटने से बनते हैं और कोशिका द्रव्य पाए जाते हैं। अगर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये क्या होते हैं? सभी प्रकाश संश्लेषी उच्च पौधों, उच्च पादपों, मतलब जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने वाले बड़े वृक्ष होते हैं, विकसित वृक्ष हैं, उनकी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। और साथ ही में जंतुओं में, ऐसे जंतुओं की उन कोशिकाओं में पाए जाते हैं जिसमें लिपिड का उपापचय होता है। तो आप बता सकते हैं इसमें ये सभी प्रकाश संश्लेषी उच्च पादपों तथा जंतुओं में लिपिड उपापचय से संबंधित कोशिकाओं में 70 से 100 की संख्या में पाए जाते हैं, मतलब कहने का तात्पर्य है कि ये अधिकांशतः परऑक्सीसोम अधिकांशतः क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषी उच्च पादपों में पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषी जो उच्च वर्गीय पौधे होते हैं उन्हें पाए जाते हैं। और साथ ही में जंतुओं में ऐसी कोशिकाएं पाए जाते हैं जो लिपिड का उपापचय करते हैं। और लिपिड के उपापचय करने वाले में इनकी संख्या जो होती है वो 70 से 100 के समथिंग होती है, मतलब 70 से 100 के बीच इनकी संख्या होती है। अगर हम इसके कार्य की बात करते हैं तो इसका कार्य क्या होता है कि सबसे पहला कार्य इसका मुख्य होता है कि प्रकाशीय श्वसन में सहायता करता है। ये प्रकाशीय श्वसन में सहायता करता है। आप बता सकते हैं प्रकाशीय श्वसन में सहायता करता है। प्रकाशीय श्वसन क्या कहलाता है? तो आप प्रकाशीय श्वसन कह सकते हैं कि श्वसन की वह क्रिया जो दिन के प्रकाश में पौधों में होती है। और इस प्रकार की श्वसन की क्रिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन गैस को पौधों के द्वारा ग्रहण किया जाता है और CO2 को उत्सर्जित किया जाता है। अर्थात इस प्रकार की क्रिया में, इस प्रकार के श्वसन में ना तो ऊर्जा उत्पन्न होती है और ना ही उसके खर्च होता है। तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाशीय श्वसन कहते हैं। इसके बारे में हम प्रकाश संश्लेषण की जो अध्याय, प्रकाश संश्लेषण का जो टॉपिक आएगा तो उसमें हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके बाद इसका जो दूसरा कार्य होता है आप बता सकते हैं कि जंतु कोशिकाओं में क्या करते हैं? वसा उपापचय की क्रिया में भाग लेता है। जैसा कि ऊपर बताया था हमने, जंतुओं में क्या होता है? लिपिड है। तो आप बता सकते हैं कि जंतु कोशिकाओं में वसा उपापचय में भाग लेता है। और तीसरा आप बता सकते हैं कि वसा को कार्बोहाइड्रेट में बदलते हैं।
वसा को कार्बोहाइड्रेट में बदलते हैं। ठीक है, ये तीनों ही कार्य पूछते हैं कि प्रकाशीय श्वसन में प्रकाशीय श्वसन निम्न में से किस में होता है, तो आप बताओगे पराक्षीसोम में होता है। जंतु कोशिकाओं में वसा का उपचय की क्रिया में कौन भाग लेता है, तो पराक्षीसोम लेता है। उसके बाद वसा को कार्बोहाइड्रेट में कौन बदलता है, तो पराक्षीसोम बदलता है। तो ये क्वेश्चन बनते हैं। उसी प्रकार आप बता सकते हैं कि गोलाकार संरचना होती, तो ऐसे कह सकते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपापचय से संबंधित एंजाइम किसमें पाए जाते हैं, तो पराक्षीसोम में पाए जाते हैं। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आप, ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसके बाद अगला जो है वो ग्लाइऑक्सीसोम है। ग्लाइऑक्सीसोम के बारे में चर्चा करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा सा जल्द से जल्द। ठीक है, हम बढ़ते हैं तीसरा जो है ग्लाइऑक्सीसोम की तरफ। देखते हैं ग्लाइऑक्सीसोम। तीसरा है ग्लाइऑक्सीसोम। ग्लाइऑक्सीसोम की बात करें तो कह सकते हैं कि इसको सब खोजने वाले जो वैज्ञानिक थे वो बीवर्स नामक वैज्ञानिक थे। कौन थे? बीवर्स नामक। इसे बीवर्स नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन आती है कि बीवर्स नामक वैज्ञानिक ने इसको बतलाया था, लेकिन किसने बतलाया था, तो आप बता सकते हैं अरंड के बीज के भ्रूणकोश, इसमें भ्रूणकोश, ठीक है, एम्ब्रियो सैक बोलते हैं इसको। तो अरंड के जो बीज थे उसके बीज के भ्रूणकोश में सूत्र कलिका के रूप में से देखा था किसने? बीवर्स नामक वैज्ञानिक ने। बीवर्स नामक वैज्ञानिक ने भ्रूणकोश में सूत्र कलिका के रूप में देखा। ठीक है, मतलब अगर बीज के भ्रूणकोश की बात करते हैं तो जो भ्रूणकोश था उसमें सूत्र कलिका के रूप में, इस प्रकार धागेनुमा कलिका के रूप में इसको देखा था, ग्लाइऑक्सीसोम को देखा था। ये क्या होता है आप बता सकते हैं कि जो ग्लाइऑक्सीसोम होते हैं ये भी क्या होते हैं, इकहरी झिल्ली युक्त होते हैं और सामान्य तौर पर गोलाकार संरचना के रूप में पाए जाते हैं। तो आप इसको भी बता सकते हैं, इकाई एकल झिल्ली युक्त संरचना है जो गोलाकार कण के रूप में पाए जाते हैं, कण के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो कैसे है? एकल झिल्ली युक्त है, संरचना है और किसके रूप में? गोलाकार कण के रूप में पाए जाते हैं। मतलब ये भी क्या है? कोशिका द्रव में कण के रूप में पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं? इनका विकास भी किससे होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मुकुलन से होता है, मुकुलन से होता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि अभी तक जितने भी सूक्ष्म बॉडीज पड़े हैं, सूक्ष्म काय पड़े हैं, उन सबका विकास किससे हुआ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मुकुलन से हुआ है। अगर बात करते हैं इसकी, तो इसमें क्या होता है कि ग्लाइऑक्सीलेट, यहाँ पे एक शब्द आता है ग्लाइऑक्सीलेट, इसमें ग्लाइऑक्सीलेट चक्र, ये जब हम श्वसन की क्रिया पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि ग्लाइऑक्सीलेट चक्र क्या होता है। तो यहाँ पे अभी सिर्फ समझेंगे ग्लाइऑक्सीलेट चक्र। तो इसमें क्या होता है कि जो ग्लाइऑक्सीसोम होता है इसमें ग्लाइऑक्सीलेट चक्र द्वारा वसा का कार्बोहाइड्रेट में ड्रेट्स में परिवर्तन किया जाता है, परिवर्तन होता है। मतलब इसमें भी क्या होता है कि वसा का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन होता है, किसमें? ग्लाइऑक्सीसोम में। तो वसा को कार्बोहाइड्रेट में बदलने वाला जो
ग्लाइऑक्सिलेट चक्र जो होता है वो किसमें होता है? ग्लाइऑक्सिसोम में होता है। इसके बाद आप बता सकते हैं कि ये क्या होते हैं कि बीजों की कोशिकाओं में, सामान्य तौर पे जो ग्लाइऑक्सिसोम है ये क्या करते हैं? बीजों की कोशिकाओं में अधिकतर पाए जाते हैं, क्योंकि इसको देखा था कि बीज के भ्रूणकोश में देखा ही गया था। तो किससे पाए जाते हैं? ये बीजों की कोशिकाओं में अधिकता से पाए जाते हैं। ठीक है, जो बीज होते हैं उनकी कोशिकाओं में बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और अंकुरण के समय ये कार्बोहाइड्रेट में बदल जाते हैं। क्या करते हैं? जब बीजों का अंकुरण होता है, बीज अंकुरण के समय किसमें बन जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट में बदल जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में बदल जाते हैं। मतलब कह सकते हैं कि ये संचित कार्बोहाइड्रेट के रूप में भी पाए जाते हैं। कुछ प्रोटोजोआ जंतुओं एवं पौधों में, पौधों की कोशिकाओं में भी पाए जाते हैं। मतलब सामान्य तौर पे बीजों में पाए जा रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कुछ प्रोटोजोआ वर्ग के जीवों में, प्रोटोजोआ वर्ग के जंतुओं एवं पौधों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, ये कहां पाए जा रहे हैं? प्रोटोजोआ वर्ग के जंतुओं में और पौधों की कोशिकाओं में पाए जा रहे हैं। सामान्य तौर पे हमने बता दिया था कि अरंड के बीजों में पाए जाते हैं, अधिकांशतः बीजों में पाए जाते हैं, लेकिन पौधों की कोशिका मतलब बीज के अतिरिक्त जो पौधे में कोशिका पाए जाते हैं उसमें भी पाए जाते हैं, और साथ में कुछ जंतु जैसे प्रोटोजोआ वर्ग के जंतु में ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो ग्लाइऑक्सिसोम होता है, ये इसे सर्वप्रथम बताने वाले वैज्ञानिक वीवर्स नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने अरंड के बीज के भ्रूणकोश में इसे सूत्रकलिका के रूप में देखा था। यह एकल इकाई झिल्ली युक्त संरचना है जो गोलाकार कण के रूप में पाई जाती है। इसका विकास भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मुकुलन से होता है। इसमें ग्लाइऑक्सिलेट चक्र द्वारा वसा को कार्बोहाइड्रेट बनाया जाता है, क्योंकि ग्लाइऑक्सिलेट में जो क्रिया होती है उस क्रिया संबंधित सभी प्रकार के एंजाइम ग्लाइऑक्सिसोम में पाए जाते हैं। इसके बाद ये बीजों की कोशिकाओं में अधिकतर से पाए जाते हैं और बीज अंकुरण के समय ये क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट में बदल जाते हैं ताकि उसको पोषण मिलता है। ये कुछ प्रोटोजोआ वर्ग के जंतुओं में भी एवं पौधों की कोशिकाओं में भी पाए जाते हैं। तो ये था ग्लाइऑक्सिसोम। इसके बाद हम चर्चा करेंगे लोमोसोम या मीसोसोम की बात करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें सभी जल्दी से। चलिए देखते हैं आगे। चौथा ग्लाइऑक्सिसोम। चौथा है हमारा लोमोसोम, या इसी को हम कहते हैं मीसोसोम। मीसोसोम, अगर हम मीसोसोम की बात करते हैं तो ये क्या होता है? सामान्य तौर पे ये पौधों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। पादप कोशिकाओं पाए जाते हैं। तो आप बता सकते हैं कि लोमोसोम या मीसोसोम पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जीवाणु कोशिकाओं में ये क्या करते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने इस प्रकार जब जीवाणु कोशिका बताएंगे तो उसमें इस प्रकार की जो संरचना होती है ये मीसोसोम होती है। ठीक है, तो ये मीसोसोम की चैन पाई जाती है जो क्या है? जीवाणुओं में श्वसन की क्रिया में सहायता करती है। तो ध्यान देंगे, पादपों में पाई जाती है। अगर हम बात करें तो ये जीवाणुओं में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अतिवृद्धि से बने होते हैं। किसमें? जीवाणुओं में। जीवाणुओं में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अतिवृद्धि से बने होते हैं। मतलब कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसमें ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो उसमें अतिवृद्धि हो जाती है, तो इस प्रकार की संरचना बन जाती है इसमें। ठीक है, तो इसे कहते हैं मीसोसोम। जब जीवाणु संरचना पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे ये। तो जीवाणुओं में क्या होता है कि जो मीसोसोम होता है, तो जीवाणु में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब अतिवृद्धि करता है तो जो चैन के समान संरचना बनती है उसे क्या कहते हैं? मीसोसोम कहते हैं। सिर्फ बनती है
ये अंडाकार गोलाकार रचनाएं होती हैं। कैसी होती है? अंडाकार, ये अंडाकार एवं गोलाकार रचनाएं हैं। ठीक है, कैसी होती? अंडाकार गोलाकार, या तो ऐसे होंगी इस प्रकार, मतलब इसकी संरचना ऐसे ऐसे होंगी, ऐसे, या गोलाकार होंगी। ठीक है, इसीलिए इसके बाद इसके अंदर क्या होता है कि एक प्रकार ये कह सकते हैं कि कोशिका द्रव में धसी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। कैसे होते हैं? पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जीवाणु कोशिका में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अतिवृद्धि से बनते हैं। इनकी संरचना कैसी है? तो गोलाकार या अंडाकार होती है। ये कोशिका द्रव में धसे हुए पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कोशिका द्रव में धसे हुए पाए जाते हैं। कोशिका द्रव में धसे हुए पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद ये क्या करते हैं? जीवाणु। इसका अगर कार्य की बात करें तो ये क्या करते हैं? जीवाणुओं में श्वसन की क्रिया में मुख्य भूमिका निभाते हैं। इनका कार्य क्या होता है? जीवाणुओं में श्वसन की क्रिया में मुख्य भूमिका निभाते हैं, क्योंकि श्वसन से संबंधित जो एंजाइम होते हैं वो कैसे पाए जाते हैं? मीसोसोम में पाए जाते हैं। तो इसका जो कार्य होगा उस कार्य बताएं कि यह जीवाणुओं में श्वसन की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्यों? क्योंकि श्वसन से संबंधित जो एंजाइम होते हैं वो मीसोसोम में पाए जाते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, माइक्रोबॉडीज, जो कोशिका के कोशिका द्रव में सूक्ष्म संरचनाओं के रूप में पाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत लाइसोसोम, लाइसोसोम के बाद स्फीरोसोम, पैराक्सीसोम, ग्लाइकोसोम और लोगोसोम आते हैं, जिसे मीसोसोम कहते हैं। ये सूक्ष्मकाएं हैं। ठीक है, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही में चैनल पर यदि पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पूर्व प्राप्त होता रहे और आपकी स्टडी या अध्ययन लगातार जारी रहे। धन्यवाद।